नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूटान के थिम्पू में ग्यालसुएन जिल्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का किया उद्घाटन। थिम्पू में इस अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण भारत सरकार की सहायता से किया गया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने कहा कि ये अस्पताल भूटान के लोगों, खासकर भूटान की माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल में अहम भूमिका निभाएगा। भूटान के प्रधानमंत्री ने भूटान के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की मदद के लिए भारत का जताया आभार। भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। भूटान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह अस्पताल भारत और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। रूस में राजधानी मॉस्को के पास एक कंसर्ट हॉल परिसर में सशस्त्र हमलावरों की गोलीबारी में 70 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल। 3 हथियारबंद हमलावरों ने मॉस्को के बाहरी इलाके में स्थित क्रोकस सिटी हॉल के अंदर गोलीबारी की। घटनास्थल पर त्वरित सुरक्षा कार्रवाई टीम स्वैट पहुंची। 70 से अधिक एम्बुलेंस और डॉक्टर पीड़ितों की सहायता में लगे। दमकल कर्मियों ने इमारत के करीब 100 लोगों को बाहर निकाला। इस्लामिक स्टेट ने ली इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में रूस के साथ खड़े हैं। मॉस्को में हुए हमले पर अमेरिका ने जताई चिंता। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमले की तस्वीरें डरावनी। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की निंदा सर्बिया, बेलारूस, तुर्की, यूएई, कतर, उज्बेकिस्तान, ग्रीस, स्पेन, मोंटेनेग्रो, माल्टा और चेक गणराज्य आदि देशों ने की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोडोल्याक ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि कीव का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर कहा कि मॉस्को में निर्दोष नागरिकों के नरसंहार की भयावहता अस्वीकार्य है। इस जघन्य कृत्य की इटली सरकार कड़ी और पूरी तरीके से निंदा करती है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में हुए हमले की तस्वीरों को बताया भयावह है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और घायलों के साथ साथ रूसी लोगों के साथ भी हैं। इन जघन्य कृत्यों के कारणों को निर्धारित करने के लिए किए जाने चाहिए सभी प्रयास। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में हुए हमले की तस्वीरों को बताया भयानक। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि हमले की पृष्ठभूमि जल्द स्पष्ट की जानी चाहिए। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि हम रूस से आ रही खबरों से निराश है। हमारी एकजुटता पीड़ितों और उनके परिवारों और रूसी लोगों के साथ। स्पेन किसी भी प्रकार की हिंसा की करता है निंदा। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ऐसी जगह पर होगी जहां पर सीसीटीवी कवरेज हुई। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह भी कहा कि शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच केजरीवाल अपने 2 वकीलों से आधा घंटा तक मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच वो अपने घर वालों सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार से भी आधे घंटे मिल पाएंगे। केजरीवाल ने हाई ब्लड शुगर का हवाला देते हुए कुछ दवाइयों और घर के बने खाने की मांग की। कोर्ट ने इस मांग को मंजूर करते हुए कहा कि उन्हें जरूरी दवाइयां और डॉक्टर्स की ओर से बताया गया खाना उपलब्ध कराया जाए। अदालत में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने चुनाव लड़ने के लिए शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए 4 अलग अलग रूटों के जरिए मिल भी गए। इन पैसों को गोवा असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने
ईडी के आरोपों से इनकार करते हुए इसे साजिश बताया और कहा कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को न्यायालय द्वारा ईडी के रिमांड पर भेजे जाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड फाइनली हिरासत में है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध सभी दस्तावेज दिल दहला देने वाले हैं। भाजपा नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होना चाहिए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने शहीदी पार्क पर संकल्प सभा आयोजित करेगी। पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पार्षद और पदाधिकारी INDIA गठबंधन के लोगों के साथ मिलकर सभा में शामिल होंगे। वहीं दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में BRS नेता के कविता की ईडी रिमांड आज समाप्त हो रही है। अदालत ने के कविता को ईडी की 7 दिन की रिमांड पर भेजा था। BRS MLC के कविता का परिवार उनसे मिलने के लिए ईडी कार्यालय पहुंचा। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। यूपी की बाकी 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान संभव। भारतीय जनता पार्टी लक्षद्वीप से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिजिटल माध्यम से अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचारकों के लिए चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और मनीष चतरथ का नाम शामिल। ये समिति देश भर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दौरों और रैलियों का शेड्यूल बनाएगी। इसमें किस नेता को किस किस दिन किस किस प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए जाना है, ये तय करना है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये चुनाव मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं 75 साल का हो चुका हूं। ये चुनाव युवाओं का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। सपा ने ददरौल विधानसभा क्षेत्र से अवधेश कुमार वर्मा को, गैंसडी विधानसभा क्षेत्र से राकेश यादव को और दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से विजय सिंह गोंड को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चौथी सीट लखनऊ पूर्व सीट को लेकर कांग्रेस से तालमेल हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। तीनों निर्दलीय सदस्य अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 27 मार्च तक सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ये यात्रा 3 देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित होगी। साथ साथ इससे क्षेत्रीय मुद्दों पर सहभागिता का अवसर प्रदान होगा। मध्य प्रदेश में धार स्थित भोजशाला में ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक सर्वे का आज दूसरा दिन है। प्रशासन ने भोजशाला परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश को चुनौती देने के लिए एक याचिका मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। ओडिशा के नंदनकानन के पास पाटिया स्थित एक रेस्तरां में आग लगने की घटना हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पिछले 20 साल से वांछित गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चीन से भारत लाया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर को मुंबई लेकर आई। इसके खिलाफ हत्या और जबरन वसूली के कई मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। पुजारी ने अपने निर्वासन में देरी करने के लिए एक चीनी महिला से शादी कर ली थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम के प्रयास लगातार जारी रहे और यही वजह है कि करीब 20 साल के बाद उसे कानून का सामना करने के लिए मुंबई वापस लाया गया। सीबीएसई ने देश के अलग अलग राज्यों के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इन स्कूलों में नियम विरुद्ध आचरण करने के साथ साथ कदाचार में लिप्त रहने के आरोप हैं। पोषण पखवाड़ा 2024 का आज अंतिम दिन है। 9 मार्च से शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पोषण के मुद्दों पर जन जागरूकता और सामुदायिक कार्यक्रमों को अपनाना है। रंगों के त्योहार होली को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। वाराणसी के 80 घाट पर लोगों ने होली मनाई।
वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में होली की तैयारियां जारी हैं। रंगों के त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनें चला रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए टीटी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहां मैं, वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस रेड। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। होली पर रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए कई कदम उठाने के साथ ही यात्री सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ और आनंद विहार टर्मिनल पर अस्थायी प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया है। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के सबसे शुरुआती निर्माण खंडों की पहचान की है। एक शोध के अनुसार दोनों निर्माण खंड 12-13 अरब साल पुराने हैं। तारों के इन समूह को शक्ति और शिव नाम दिया गया है। सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया ने भारत का लोहा माना। ग्लोबल फायर पावर नामक वेबसाइट की रिपोर्ट के आधार पर ताकतवर देशों की सूची आने के बाद भारत से कई देश पीछे छूट गए हैं। रिजर्व बैंक के सरकारी कामकाज से जुड़े ऑफिस और एजेंसी बैंकों की सभी नामित शाखाएं मौजूदा वित्त वर्ष के आखिरी 2 दिन यानी कि 30 और 31 मार्च को सामान्य कामकाजी घंटों के मुताबिक खुली रहेंगी। आरबीआई के मुताबिक सरकारी चेकों के निपटान के लिए 30 और 31 मार्च 2024 को स्पेशल क्लियरिंग ऑपरेशन चलेगा। साथ ही 31 मार्च की रिपोर्टिंग खिड़की 1 अप्रैल 2024 को दोपहर 12 बजे तक खुली रखी जाएगी। रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 607वीं बैठक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आरबीआई बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान डिजिटल पेमेंट्स में अब तक हुई प्रगति पर बात की। साथ ही साथ उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए कंज्यूमर एजुकेशन और जागरूकता के नतीजों की समीक्षा भी की। सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया कि तीसरी तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान जताया गया। एविएशन रेगुलेटर जीजीसीए ने एयर इंडिया पर पायलटों को लंबी दूरी की उड़ान से पहले जरूरी आराम नहीं देने जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया 80 लाख रुपए का जुर्माना। एविएशन रेगुलेटर ने कहा कि उसने सबूतों और रिपोर्टों का जो एनालिसिस किया है उससे पता चलता है कि कुछ मामलों में एयर इंडिया ने ऐसी उड़ान भी भरी है जिसमें दोनों पायलटों की उम्र 60 साल से अधिक थी। जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने महाराष्ट्र के वॉशपेट में रिलायंस पावर की 45 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का 132 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रिलायंस पावर ने कहा कि जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। रिलायंस पावर का लक्ष्य इस वित्त वर्ष के अंत तक कर्ज मुक्त कंपनी बनना है। वित्तीय संकट का सामना कर रहे बायजू प्रांत का स्वामित्व रखने वाली कंपनी थिंक एंड लर्न लिमिटेड ने अपने 292 ट्यूशन सेंटर में से 30 को किया।
शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म ने कहा कि बायजू ने खर्च कम करने के उपायों के तहत इन ट्यूशन सेंटर को बंद करने का फैसला किया। कंपनी ने अपने संचालन के तीसरे वर्ष में अधिकांश केंद्रों को मुनाफे में लाने का रखा था लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का कहना है कि वैश्विक मुद्रास्फीति में नरमी और आर्थिक वृद्धि में सुधार के चलते वर्ष 2024 में विश्व व्यापार परिदृश्य आशावादी रहने का अनुमान। पैकेजिंग क्षेत्र की कंपनी क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड ने कहा कि उसका प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ 28 मार्च को खुलेगा। आईपीओ का आकार 54.4 करोड़ रुपए। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कहा कि इस साल जून में कंपनी सीएनजी से चलने वाली बाइक को लॉन्च करेगी। पेट्रोल बाइक की तुलना में सीएनजी बाइक की कीमत अधिक होगी। राजीव बजाज ने कहा कि 20 साल पहले आई पल्सर बाइक की बिक्री के जल्द ही 20 लाख इकाई का आंकड़ा पार हो जाने की उम्मीद। ऑटो कल पुर्जा निर्माता ऊनो मिंडा ने कहा कि उसने देश में इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों के निर्माण और बिक्री के लिए स्टार चार्ज एनर्जी के साथ गठजोड़ किया। ऊनो मिंडा ग्रुप के चेयरमैन निर्मल के मिंडा ने कहा कि ये सहयोग मेक इन इंडिया के प्रति हमारे समर्पण और एक टिकाऊ और विद्युतीकृत भविष्य के लिए हमारे समर्पण को करता है और मजबूत। रूस ने यूक्रेन के निप्रो स्थित सबसे बड़े बांध पर हमला किया। बांध पर हुए कुल 8 हमले। रूस ने यूक्रेन के जपोरिजिया स्थित विशाल बांध को निशाना बनाने के लिए 150 मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस हमले में 5 लोग मारे गए और लाखों लोग घर की बत्ती हुई गुल। ब्राजील में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। साथ साथ कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने रविवार तक जारी की चेतावनी। मौसम संस्थान ने आगे भी तूफान की चेतावनी देते हुए लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा है। राजधानी रियो डी जेनेरियो में बिजली गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई। प्रिंस विलियम की पत्नी वेल्स की राजकुमारी केट मिडलटन कैंसर से पीड़ित। उनकी कीमोथेरेपी हुई शुरू। केट मिडलटन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि पिछले 2 महीने हमारे पूरे परिवार के लिए काफी कठिन रहे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि उन्हें कौन सा कैंसर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी राजकुमारी के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि पूरा देश इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ है। सभी देशवासियों को आपसे प्यार है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आग लगने के कारण कई मकान हुए नष्ट। ब्रुकलिन में लगी आग को बुझाने के लिए 30 गाड़ियां और 135 अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टूर्नामेंट के अंतिम 4 में आज किदाम्बी के सामने चीनी ताइपे की लिन चुनयी की चुनौती होगी। शुक्रवार की देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ही चिया हाओ ली को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। भारत के प्रियांशु राजावत को स्विस ओपन के पुरुष एकल में हार का सामना करना पड़ा। अंतिम मैच में प्रियांशु को चीनी ताइपे के चाओ टिन चेन ने हराया। वहीं स्विस ओपन में खेले गए एक अन्य पुरुष एकल मैच पे किरण जॉर्ज को डेनमार्क के रास्मस गेमके के हाथों हार झेलनी पड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे दिन आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होंगी। ऋषभ पंत की लंबे समय बाद मैदान पर वापसी होगी। वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान की भूमिका में होंगे। ऋषभ दिसंबर 2022 में हुई कार दुर्घटना के बाद क्रिकेट से दूर थे। वहीं आईपीएल में आज दिन का दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए टूर्नामेंट के पहले मैच में गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत से आगाज किया। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में सीएसके ने आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया। मारिया जगारी ने मियामी ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर में मारिया ने चीन की यू युआन को मात दी। चौथी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना ने मियामी ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। रायबाकिना ने डेनमार्क की क्वालिफायर क्लेरा
टॉसन को हराया। पूर्व फुटबॉलर रॉबिनो को गुरुवार को ब्राजील की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रॉबिनो इटली की अदालत द्वारा दी गई 9 साल की जेल की सजा ब्राजील में काटेंगे। बिग बॉस ओटीटी कन्नड़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनू श्रीनिवास गौड़ा गैर कानूनी तरीके से बच्ची गोद लेने के गंभीर आरोप में हुई गिरफ्तार। फिल्म 12th फेल की अपार सफलता के बाद आने वाले समय में बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में दिखाई देंगे। उनके साथ इस मूवी में योद्धा फिल्म अदाकारा राशि खन्ना भी अहम किरदार अदा करती हुई दिखेंगी। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की शूटिंग पूरी होने के बाद राशि खन्ना ने सोशल मीडिया पर की शूटिंग की BTS तस्वीरें शेयर, जिसमें राशि अभिनेता विक्रांत और फिल्म के डायरेक्टर रंजन चंडेल के साथ में नजर आ रहे हैं। हॉलीवुड कलाकार ह्यू जैकमैन एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने की तैयारी में। इस बार उनकी वापसी डेडपूल एंड वुल्वरीन से होगी, जो इस साल जुलाई में रिलीज होगी। अंकिता लोखंडे और रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर रिलीज हो गई है। अंकिता की फिल्म के प्रीमियर पर उनकी सास रंजना जैन के भी तेवर बदले हुए दिखे। सोशल मीडिया पर अंकिता लोखंडे की सास का वीडियो वायरल। फिल्म बंगाल 1947 रिलीज के लिए तैयार है। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो विभाजन के दौर की प्रेम कहानी पर आधारित है। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन की बहुप्रतीक्षित फिल्म महादेव का गोरखपुर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। देश के साथ साथ इस फिल्म को विदेश में भी रिलीज किया जाएगा। होली के मौके पर बैंडेड शकुंतला का गाना रंग बरसे रिलीज। गाने को विनोद राठौर, अमन श्लोक और शेखर मधुर ने गाया। मशहूर भारतीय अमेरिकी एक्ट्रेस अवंतिका वंदनापु ने कहा कि वो भारतीय सिनेमा का हिस्सा बनना चाहती है। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ अपनी 2004 की फिल्म वीर ज़ारा के बारे में खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें रिहर्सल के दौरान ज़ोंबी जैसा महसूस हो रहा था। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।